आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं चेतन मंत्री इस 20 डेज प्लेज में फिर लेकर आया हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 का हमारा सेकंड लेक्चर। हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपके दिमाग में बिल्कुल गया होगा। चलिए हम फिर उसी जोश, उसी एनर्जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगला पार्ट हम रेडी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो है सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इल्लीगल एग्रीमेंट। चार अलग अलग पॉइंट और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली आएगा, वो आएगा 4 मार्क्स में। पहले बेसिस याद करने हैं हमको। पहला है स्कोप, दूसरा है नेचर, तीसरा है पनिशमेंट और फोर्थ वन इज कोलैटरल एग्रीमेंट। शुरू के 3 बहुत इजी, बहुत इजी। चलो बताओ, वॉइड एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल नहीं है, क्या वो इलीगल होता है? ना 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 सर, वॉइड एग्रीमेंट हर बार इलीगल हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जरूरी वर्ड लो, नॉट नेसेसरीली इलीगल, मन से बनाना। और इलीगल एग्रीमेंट, उसकी औकात बताओ भैया, वो हमेशा ही वॉइड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेचर, वॉइड एग्रीमेंट नॉट फॉरबिडन, जबकि ये तो भैया इलीगल है। कानून क्या बोलेगा? ए भैया मत करो, दिक्कत हो जाएगी अगर इसको करोगे तो। इट शुड बी ऑलवेज फॉरबिडन। हम 2 अलग अलग वर्ड यहां पर यूज कर रहे हैं, एक नॉट फॉरबिडन, दिक्कत हो जाएगी मत करना, मतलब वो कैसे हैं? दे आर फॉरबिडन बाय द लॉ, और यहां बोलोगे नॉट फॉरबिडन। तीसरा पनिशमेंट, सर वॉइड में काहे का पनिशमेंट? जब वो इलीगल नहीं है तो काहे का पनिशमेंट? पार्टीज आर नॉट लायबल, जबकि इलीगल में पार्टीज टू एन इलीगल एग्रीमेंट विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। तो विल की जगह क्या लिखना है? आर लायबल, ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट बहुत इजी। फोर्थ है हमारा डिफरेंस का पॉइंट, वो है कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल का मतलब होता है रिलेटेड। कैसे? मैं और आप, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि वॉइड हो गया। हमने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो शुरू से ही वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो। हमारा एग्रीमेंट वॉइड हुआ, तो इस वॉइड से जुड़े हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या वो वॉइड होंगे? नहीं। तो ध्यान रखना, इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्रीमेंट रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट में अल्सो बी वॉइड। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन क्या इलीगल से जुड़े हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे? नहीं नहीं सर। अगर आप किसी मुजरिम का साथ देते हो तो आप भी हो जाते हो मुजरिम, ये बात नॉर्मल रूल है। अगर आप किसी अन्याय करने वाले व्यक्ति का साथ दोगे तो आपको भी अन्यायी बोला जाएगा। इसका मतलब अगर इलीगल कोई एग्रीमेंट है तो उससे जुड़े हुए सारे एग्रीमेंट भी इलीगल ही होंगे, और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसीलिए हमारी लाइन क्या होगी? हम क्या लिखेंगे? देखो, हम लिखेंगे एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल। इलीगल से जुड़े हुए सारे एग्रीमेंट विल ऑलवेज बी इलीगल एंड हेंस वॉइड। लेकिन वॉइड से जुड़े हुए सारे एग्रीमेंट, वॉइड से रिलेटेड या कोलैटरल बाकी एग्रीमेंट्स वॉइड हों, ये जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे इट्स नॉट नेसेसरी, और यहां लिखेंगे ऑलवेज वॉइड। ये 2 डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो 4 अलग अलग पॉइंट हमने सबसे पहले देखा, स्कोप, फिर देखा नेचर, फिर देखा पनिशमेंट, और फिर देखा कोलैटरल एग्रीमेंट्स। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमको पढ़ना रहेगा मालिक, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अगेन इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलिए साहब, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था, मतलब वो सीज हुआ क्या? इन्फोर्सिबिलिटी से। तो डेफिनेशन क्या थी? अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ becomes void. कब से? when it ceases to be enforceable. और voidable, sir, an agreement which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other या others. तो भैया enforceability किसी एक एग्रीड पार्टी का ऑप्शन होगी, दोनों लोग उसमें enforceability क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो वो कहलाएगा voidable contract। कारण क्या होता है वॉइड का? अरे यार देखो, जो चीज पहले वैलिड थी बाद में वो वॉइड हुई, इसका मतलब वो इन्फोर्सिबिलिटी से खत्म हुई। इसका मतलब पहले वो वैलिड थी, क्या बदला सर? या तो सरकमस्टेंस या लॉ बदल गया, इसलिए जो पहले वैलिड था अब वॉइड हो गया। कैसे? बहुत सिंपल है यार। राज ने सिमरन से बोला तुझे देखा तो ये जाना सनम, और बोल दिया आई लव यू। सिमरन ने उसको एक्सेप्ट किया, दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत बाद राज की डेथ हो गई। अब बोलो, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था अब कैसा हो गया? सर अब वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहा, सीज हो गया। क्यों? ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस या चेंज इन लॉ। ये 2 वर्ड्स आपको अंडरलाइन जरूर करने हैं। और कैसा? ऐसा सर्कमस्टेंस जो पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है। सिमरन अड़ जाए, अब मेरी राज से शादी कराओ, तो भैया क्या राज की आत्मा को बुलाएं? किसको बुलाएं? किससे शादी करवाएं? राज तो चल लिया, निकल लिया ऊपर वो। अब ये जो एलिमेंट है, ये जो सर्कमस्टेंस है, ये
पार्टीज के बियॉन्ड कंटेम्पलेशन है, बियॉन्ड कंट्रोल है, और इसीलिए ये कारण है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। जबकि वॉइडेबल तो बहुत सिंपल है, जब भी कंसेंट फ्री नहीं होगी एग्रीमेंट वॉइडेबल कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो अब परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, कैसे राज और सिमरन की शादी कराओगे भैया, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने अगर मुझसे गन पॉइंट पे कोई एग्रीमेंट किया, वो मुझे धमका कर डरा कर आपने एग्रीमेंट किया, तो मेरे ऑप्शन पर वॉइडेबल है। क्या ये मैं बात कोर्ट में जाकर 10 साल बाद बोलूंगा कि इधर आपने मेरे से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा, आप चले गए डरा धमका के, तो मैं तुरंत भागा भागा सिंघम पुलिस वाले के पास जाऊं ताकि सिंघम पुलिस वाला मुझे कोर्ट ले जाए और मैं कोर्ट में जाके बोल सकूं कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, रिसाइंड करो, क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। यह बात मैं कब बोलूंगा? 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद? ना ना ना। अगर मैंने इसको टाइमली, रीजनेबल टाइम के अंदर अपना राइट, अपना अधिकार इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराने का यूज नहीं किया, तो भैया दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस मांग लेगी। मतलब आप मुझसे मेरा घर ले जा सकते हो, क्योंकि मैंने रीजनेबल टाइम में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या वॉइडेबल नहीं करवाया। तो ध्यान से सुनिएगा, इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट एक्साइड, एग्रीड का मतलब सर वो जिसके साथ गलत हुआ है, सर वो जो पीड़ित पक्ष है, सर वो जिसके साथ अन्याय हुआ है, सर वो जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराने का अधिकार अपने पास रखता है, लेकिन उसने यह अधिकार टाइमली एक्सरसाइज विद इन रीजनेबल टाइम नहीं किया, तो एनी पार्टी कैन क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया दूसरी पार्टी जो है परफॉर्मेंस मांगने आ जाएगी, क्योंकि मैंने टाइमली वॉइडेबल नहीं किया। तो परफॉर्मेंस का ध्यान रखना, एक में कभी भी नहीं होगा, एक में हो सकता है। यदि एग्रीड पार्टी विद इन अ रीजनेबल टाइम इसको वॉइडेबल नहीं करवाती, अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करती, तो 2 वर्ड, एक्सरसाइज इज राइट, रीजनेबल और क्लेमिंग द परफॉर्मेंस, इनसे आपका सेंटेंस बनना चाहिए। राइट्स, वाइट कॉन्ट्रैक्ट में काय के राइट्स यार, अब तो खेल ही खत्म हो गया ना। तो डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू द पार्टी, लेकिन यहां वॉइडेबल में जो एग्रीड पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, उसका राइट है कि वो इसको कैंसिल करवा सकती है, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, यहां कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मिसिंग है, मैं लिख देता हूं रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 ऑप्शन बोलो भैया, पहला राइट्स, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा सर कॉज, और चौथा मीनिंग। उल्टा बोल लो सर, मीनिंग, कॉज, परफॉर्मेंस और अधिकार, राइट क्या होंगे? 4 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था 2 बड़े बड़े डिस्टिंक्शन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं हम हमारे बेसिक पर। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट क्या होता है सर? प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर प्रॉमिस क्या होता है? एक व्यक्ति ऑफर दे और दूसरा एक्सेप्ट करे, द एक्सेप्टेड ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस। तो भैया ऑफर और एक्सेप्टेंस की कहानी मेरी जुबानी, वापस से आप ध्यान दीजिएगा सेक्शन नंबर 2A कि मालिक यह ऑफर क्या होता है। कब माना जाएगा कि आपने किसी को ऑफर दिया? बहुत सिंपल, जब मैं अपनी इच्छा किसी और को बताता हूं। क्यों? ऐसे ही फुर्सत में हूं, फोकट हूं, संडे? नहीं, मैं अपनी इच्छा किसी और को इसलिए बताता हूं कुछ करने या ना करने की, ताकि वो इस पे हाँ या ना बोले। तो सेक्शन 2A ऑफर की शुरुआत ध्यान से देखिएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या बताएगा भैया? दूसरे को क्या बताऊं? ये कि देखो मैंने नए कपड़े पहने, ना, अपनी इच्छा, अपनी विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस। किस लिए? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब ऑफर कुछ करने का भी हो सकता है और कुछ ना करने का भी हो सकता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपका घर खरीदना चाहता हूं 10 लाख रुपए में, क्या आप बेचेंगे? ये मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा जिससे अफेयर चल रहा है उस लड़की के पिताजी तुमको बुला के बोल रहे हैं, इधर आ रे लल्ला, मेरी लड़की का साथ छोड़ दे, ये ले 1 करोड़ रुपए। अब क्या करना है? उसका साथ नहीं देना है, उससे शादी नहीं करनी है, मैरिज नहीं करना है, अफेयर को ब्रेकअप करना है, अफेयर कंटिन्यू नहीं करना है। अब बोलो सर कुछ करना है, कुछ ना करना है? सर लड़की को छोड़ के जाना है। हाँ, इसी का आपके पास ऑफर है, मतलब टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू। क्यों दे रहा हूं ऑफर? क्यों सामने वाले को अपनी इच्छा बता रहा हूं? क्या फुर्सत में हूं? नहीं, मेरा टारगेट है कि अपनी इच्छा बताकर उससे उसकी असेंट लेना, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन। तो माना जाएगा वो एक्ट, वो एब्सटिनेंस जिस पे मैं असेंट ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एन ऑफर। तो लाइन मेरे साथ साथ रिपीट करो भैया, बहुत इजी। सेक्शन 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing, to do or to abstain from doing anything with a view to, क्यों कर रहा हूं ये सब यार? To obtain the assent of that other
टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। अच्छा, मुझे हाँ या ना भी उसी पे चाहिए, किसी और नए सेंटेंस या नए फैक्ट पर नहीं चाहिए। ही इज सेड टू मेक अ ऑफर। माना जाएगा कि पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया। बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं अपनी इच्छा किसी लड़की को बोल रहा हूं आई लव यू, इज इट एन ऑफर? ना, क्योंकि इसमें मैंने उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन यदि मैं बोलता हूं आई लव यू, विल यू मैरी मी, नाउ दिस इज एन ऑफर, क्योंकि मैं उसमें उसकी असेंट लेना चाह रहा हूं, अपनी विलिंगनेस बताकर कुछ करने, टू डू, या कुछ ना करने, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसी एक्ट, उसी एब्सटिनेंस पे मुझे उसकी असेंट चाहिए। भैया ये कहलाता है सेक्शन 2A का ऑफर। इसेंशियल्स क्या क्या है? पहला, दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर जिसको हम प्रॉमिसर भी बोलते हैं, और एक ऑफरी जिसको हम प्रॉमिसी या एक्सेप्टर भी बोलते हैं। दूसरा, अपनी इच्छा कुछ करने या ना करने की जताए तो माना जाएगा कि ये एक वैलिड ऑफर है। तीसरा, सिर्फ अपनी इच्छा जता देना, अपना इंटेंशन शो कर देना सफिशिएंट है क्या? नहीं। अगर बोल रहे हो आप यार मैं सोच रहा हूं सीए हो गया हूं, शादी कर लेता हूं, क्या ये किसी और के लिए ऑफर हो सकता है? नहीं। आप सिर्फ अपनी जस्ट एक इंटेंशन शो कर रहे हो, ये आपकी विलिंगनेस नहीं हो सकती कंफर्म, जिसमें आप किसी की असेंट लेना चाह रहे हो। दिस इज ओनली अ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। मैं सोच रहा हूं मेरा घर बेच दूं, मैं सोच रहा हूं घर खरीद लूं, मैं सोच रहा हूं यार शादी कर लूं। ये बात पड़ोस की पिंकी ने सुन ली, आगे हार पहना दिया। क्या आपने ऑफर दिया था? ना 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 सर, मैं तो ऐसी जनरल बोल रहा था, मैं बड़ा हो गया हूं, सीए हो गया हूं, अब मेरी शादी करवाओ। करवाओ मतलब एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस अगर है तो दिस विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑफर। तो मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विल नॉट बी एन ऑफर। ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, और ऑफर दिया जाना चाहिए विथ अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट? असेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो भैया ये डेफिनेशन से 5 एलिमेंट आपके निकल के आए सेक्शन 2A से। अगला और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है काइंड्स ऑफ ऑफर। ये अलग से आ सकता है भैया, ध्यान रखिएगा, अलग से क्वेश्चन आ सकता है काइंड्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर। एटलीस्ट 6 मार्क्स कम से कम ये पुटअप करना आना चाहिए। पहला ऑफर, जनरल ऑफर, नाम बहुत क्लियर है। It is an offer made to public at large, okay, and hence anyone can accept it and by doing the desired act, या do the desired act। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, वापस से बोलो, it is an offer made to public at large। पूरी जनता को, हमने पब्लिक को एक ऑफर दिया। मैंने लिखा जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा। दिस इज कॉल्ड ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। अब एक्सेप्ट कौन करेगा? एनीवन कैन एक्सेप्ट भैया। कैसे सर? वो डॉग ढूंढ के ला दे, कुत्ता ढूंढ के ला दे, बाय डूइंग द डिजायर्ड एक्ट। और इसका सबसे फेमस केस लॉ जो हम सब पढ़ते हैं वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें मिसेस कार्लिल ने कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे लिखा था कि इसको यूज करने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है हम कंपनसेशन देंगे। मिसेस कार्लिल ने जैसा बॉक्स पे लिखा था वैसे ही इंस्ट्रक्शन के साथ उस प्रोडक्ट को यूज किया और वो बीमार हो गई। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें तो कंपनी पे उन्होंने केस लगाया, सूट फाइल किया। कंपनी बोल रही हमने ऑफर ही कब दिया था, जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारे प्रोडक्ट को खरीद के। मिसेस कार्लिल समझदार महिला थी, उन्होंने बोला भैया ये जो बॉक्स पे लिखा है कि जो भी इस प्रोडक्ट को यूज करेगा अगर वो बीमार होता है तो हम इनाम देंगे, हम रिवॉर्ड देंगे। तो मैंने इसको यूज किया और मैं बीमार हुई। ये एक जनरल ऑफर था जो मेरे लिए मैंने एक्सेप्ट किया था। कंपनी यहां हारी और मिसेस कार्लिल जीत गई। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का सबसे फेमस केस। सेक्शन 8 के हिसाब से जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है सर? एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस, जो भी ऑफर की कंडीशन पूरी करेगा मान लिया जाएगा। कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। बहुत सिंपल लैंग्वेज, ये भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, जनरल ऑफर जब तक वापस ना ले लो, डिट्रैक्ट ना कर लो, विथड्रॉ ना कर लो, ये किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये एक कंटिन्यूइंग ऑफर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, विड्रॉ करना मत भूलना भैया। अगर इच्छा हो तो वापस ले सकते हो, वरना ये कंटिन्यूइंग ऑफर की तरह गिना जाएगा। अब सर एग्जाम में सब लिखना है ना? एग्जाम में अगर काइंड्स ऑफ ऑफर आए तो सिर्फ पहला पैराग्राफ बहुत है और केस लॉ का नाम जरूर लिखना भैया। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये केस लॉ अगर आप भूल गए तो वो आपको आपके मार्क्स भुला देगा चेकर। ये मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है केस लॉ लिखना। नीचे के 2 पैराग्राफ छोड़ देना, अगर काइंड्स लिख रहे हो बहुत सारा हो रहा हो तो। मेरा काम है एक बार आपको छोटा सा आंसर रेडी करके देना, वो मैंने दिया। स्पेसिफिक, सर ये किसी एक व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर या असर्टन व्यक्ति को दिया जाए तो माना जाता है ये स्पेशल ऑफर है, कौन एक्सेप्ट करेगा? सर अगर आप पिंकी को बोल रहे हो ना आई लव यू, विल यू मैरी मी, तो चिंकी हाँ कैसे कर सकती है? पिंकी को ही हाँ करना पड़ेगा। और इसका फेमस केस था बॉल्टन वर्सेस जोन्स। केस का नाम याद रखना, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय that specified person to whom the offer is made। सिंपल। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर। सर जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर दें और दोनों को ही नहीं मालूम है कि हम लोग एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं, मतलब क्या?
मतलब दोनों आइडेंटिकल बात कर रहे हैं, ओके। ऑफर एक्स की तरफ से भी वही है जो वाई की तरफ से, ओके। लेकिन अभी इन दोनों को ये बात मालूम नहीं है, मतलब ये दोनों इग्नोरेंस में जी रहे हैं। तो लाइन क्या होगी, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज, पहला वर्ड आइडेंटिकल ऑफर, बिल्कुल सेम टू सेम, जुड़वा, एग्जैक्ट एक जैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल, इन इग्नोरेंस, क्या जानकारी नहीं है दोनों को ये जानकारी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही ये बोल रहा है, उसको भी नहीं मालूम है कि जो वो बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूं, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, तो भैया ये ऑफर कहलाएगा क्रॉस ऑफर। और ध्यान रखना, क्रॉस ऑफर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्रॉस ऑफर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट के हिसाब से ये समझ नहीं पड़ रहा है कि एक्स ने ऑफर दिया कि वाई ने। अगर बाद में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हु इज द ऑफरर, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की शुरुआत हुई कहां से थी। तो आइडेंटिकल ऑफर्स, क्रॉस इस तरह से बनता है ना, क्रॉस, इसको इंटरसेक्ट कर दिया, बोले 0 0 0, भैया हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिस ऑफर विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द लॉ। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मम्मी दिन रात करती है। मम्मी के केस, मम्मी सब्जी लेने गई, मम्मी पूछ रही भैया आलू कैसे दी, मम्मी ने ये क्वेश्चन किया, मुझे आलू खरीदने 1 किलो आलू कैसे दी, वो बोल रहा भाई 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो में मैं आलू बेचूंगा, ओके। मम्मी बोल रही नहीं नहीं ये ऑफर एक्सेप्टेड नहीं, 10 तो बहुत ज़्यादा है, मैं आलू तो खरीदूंगी लेकिन मैं खरीदूंगी 9 रुपये केजी के हिसाब से। अब बोलो ये क्या है, मम्मी ने ऑफर के बदले क्या दिया, ऑफर, तो ये क्या कहलाया, काउंटर ऑफर। कैसे सर, गोली के बदले गोली, अटैक के बदले अटैक, हमेशा ही क्या कहलाता है, काउंटर अटैक, तो यहां होगा काउंटर ऑफर। तो भैया इसने 10 रुपये बोला, मम्मी ने उठा के 9 रुपये बोल दिया कि मैं तो 9 रुपये दूंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगी, बताओ क्या होगा। सर ये 10 रुपये वाला ऑफर एक्सेप्ट तो हुआ, लेकिन यहां मम्मी ने क्या जोड़ दी, मम्मी ने यहाँ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, मतलब कंडीशन जोड़ दी। ये 100% एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब मम्मी ने यह ऑफर एक्सेप्ट तो किया लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ, मम्मी ने ये बोला लेकिन 9 रुपये केजी के हिसाब से। अब क्या हुआ, जैसे ही मम्मी ने 9 रुपीज पर केजी बोला, ये 10 रुपये वाला ऑफर सब्जी वाले की तरफ से लैप्स हो गया। ये था आपका ओरिजिनल ऑफर विच एंड्स विच लैप्सेस। लेकिन सब्जी वाला भी महान, वो बोल रहा नहीं नहीं बहन जी 9 रुपये तो नहीं, मैं आपको सेल करूंगा तो 9 रुपये के हिसाब से नहीं सेल कर पाऊंगा, आपको एटलीस्ट 9.5 केजी के रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। अब बताओ क्या हुआ, सब्जी वाले ने हाँ तो कहा लेकिन उसने मम्मी का ऑफर अब रिजेक्ट करा। तो पहले ये वाला ऑफर रिजेक्ट हुआ, तो ये ऑफर चल रहा था जिसको हम ओरिजिनल ऑफर बोलेंगे। फिर से ये जो ओरिजिनल ऑफर 9 रुपीज पर केजी का मम्मी की तरफ से था वो सब्जी वाले ने रिजेक्ट कर दिया, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, क्योंकि सब्जी वाले ने अब ऑफर कितने का दिया है, 9.5। मम्मी ने बोला डन, यहां हो गया एक्सेप्टेंस और हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया ऑफर की डेफिनेशन में काउंटर ऑफर क्या होगा, व्हेन द ऑफरी, जिसको ऑफर दिया गया, ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, उसने हाँ तो किया लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन या वेरिएशन, हाँ किया, मतलब 3 बातें हो गई भैया। ऑफर ही हाँ कर रहा है हाँ, लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्वालिफाइड क्यों है, क्योंकि उसने उसमें कुछ मॉडिफाई, कुछ चेंज, कुछ वेरिएशन लाके दे दिया। तो डेफिनेशन क्या होगी सर, वेयर द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर subject to some modifications or variation in the terms of original offer। वापस से सर, in the terms of original offer कोई modification or variation is there, subject to some modification or variation in the terms of original offer माना जाएगा he has said to give a counter offer, made a counter offer। तो भैया ये ध्यान रखना, और काउंटर ऑफर हमेशा क्या करेगा, काउंटर ऑफर हमेशा रिजेक्शन कर देगा आपके ओरिजिनल ऑफर पे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आखिरी, स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर। सपोज आपको किसी से प्यार हो गया, सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, आपने उस लड़की को प्रपोज किया, आई लव यू, विल यू मैरी मी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, आपने सोचा मना कर रही है, या उसने जवाब दे दिया कि नहीं, फिर भी आपने उसको एक ऑफर दिया। ध्यान से सुनना, आपने बोल दिया मैं तेरा इंतजार हमेशा करूंगा मरते दम तक, तेरी जब इच्छा हो ना वापस मेरे पास आ जाना, हम शादी कर लेंगे, वी विल मैरी, जब आपको पसंद आ जाए, जब मेरी बात अच्छी लगे, जब आपको भी मुझसे प्रेम हो जाए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दरवाजा हमेशा ओपन है, आप कभी भी वापस आ सकते हो। दिस इज अ स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। बहुत सिंपल एग्जांपल। एक और, जनरल ऑफर भी कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। एक और, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी जब इच्छा हो मुझसे वुड्स, लकड़ियां खरीद लेना, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं आपको साल भर में कभी भी बेचने को तैयार हूं, मतलब मेरा ऑफर आपके लिए ओपन है पूरे साल के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर।
डिस्काउंट सेल, अगले 15 दिन तक हर प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट, ओपन ऑफर, ध्यान रखिएगा भैया। डेफिनेशन क्या होगी, एक ऑफर जो कि ओपन होगा, अलाउड टू रिमेन ओपन, किस लिए, फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो माना जाएगा भाई कि स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर है, जैसे कि एक टेंडर एग्जांपल में लिख के आ जाना। ये थे आपके 5 ऑफर, 2 आपको पहले से मालूम है, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, ओरल या रिटर्न, और एक इंप्लाइड बाय कंडक्ट और बाय सर्कमस्टांसेस या बाय इंप्लाइड मैनर या बाय इन्फ्रेंसेस। ये आप आराम से इंप्लाइड ऑफर में मन से लिख सकते हो। तो दादा ये था आपका ऑफर से रिलेटेड सारे टाइप्स। तो दादा ये था हमारा आज का कंटेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। दिमाग के खोपचे में ये बात बैठनी चाहिए कि हमको याद हो रहा है, आराम से रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।